हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केसीसी कॉमर्स क्लासेस। आज हम रिवीजन क्लास की फोर्थ वीडियो लेकर आए हैं, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसके पहले की जो रिवीजन क्लास है उसकी मैंने चैनल में प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर रिवीजन क्लास को एक एक करके देख सकते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है कि रिवीजन क्लास की जो वीडियो है उनको आप क्रम से देखें। पहले रिवीजन क्लास 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस टाइप से। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले सभी से रिक्वेस्ट है, यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए बिना कुछ देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सपल्सन ऑफ पार्टनर। एक्सपल्सन का मतलब क्या होता है? पार्टनर को हम पार्टनरशिप फर्म से निष्कासित कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको फर्म से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, जब पार्टनर जो होता है वो अपने पार्टनरशिप फर्म के भले के लिए काम ना कर रहा हूं, उसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं, जो डीड में जो बात लिखी थी, ठीक है। यदि कोई पार्टनर जो पार्टनरशिप डीड जो बनाई थी उसके अगेंस्ट यदि कोई काम कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म के हित में यदि काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे पार्टनर को फर्म से बाहर निकाला जा सकता है। ऐसा प्रोविजन है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। एज पर द सेक्शन 33 सब सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इट इज नेसेसरी दैट आर रिटर्न नोटिस। अब जिस पार्टनर को निष्कासित करना है तो उसके लिए एक रिटर्न नोटिस इशू किया जाता है, भाई आपको पार्टनरशिप फर्म से निकाला जा रहा है, और उसका एक वैलिड रीजन भी लिखा जाता है, और वो जरूरी है कि आपको पार्टनरशिप फर्म से क्यों निकाला जा रहा है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि वो फर्म के हित में होना चाहिए। पार्टनर्स को यदि बाहर निकाल रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म के हित में होना चाहिए, तो ही हम पार्टनर्स को फर्म से बाहर निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया। सेकंड है हमारा क्वेश्चन कि किन दशाओं में हम पार्टनर्स जो है फर्म से रिटायरमेंट लेता है, वो कारण कौन से हैं, कौन से ऐसे रीजन है, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं। तो पहला तो हो गया ओल्ड एज, यदि पार्टनर बूढ़ा हो जाता है तो फर्म से वो रिटायरमेंट ले लेता है। सेकंड, इनकैपेबिलिटीज, वो किसी भी काम को करने के लिए कैपेबल नहीं होता है तो भी वो फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है। म्यूचुअल डिस्प्यूट, पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो भी वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है। ठीक है। डिजायर टू एंटर इनटू अनदर बिजनेस, यदि वो किसी दूसरे बिजनेस में जाना चाहता है, उसकी इच्छा है वो किसी दूसरे बिजनेस में जाना है, तो भी वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है। सिकनेस, यदि वो उसकी जो मेंटल जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है, तो भी वो फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स दिवालिया हो जाता है, या फर्म में कंटिन्यू लॉस हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू लॉस हो रहा है, तो भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है। या वो खुद का बिजनेस चालू करना चाहता है, टू स्टार्ट ऑन बिजनेस। ठीक है। और एनी अदर रीजन, और भी रीजन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय एन्युटी। वार्षिकी से क्या अभिप्राय है, एन्युटी क्या होता है। देखिए, एन्युटी एक वह अमाउंट होता है जो कि पेड किया जाता है रिटायरिंग पार्टनर को। एन्युटी वह अमाउंट होता है जो रिटायरिंग पार्टनर को पेड किया जाता है फॉर हिज हर लाइवलीहुड फॉर सम लिमिटेड पीरियड, और ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए दिया जाता है ताकि जो रिटायर्ड पार्टनर है वो अपनी आजीविका चला सके। ठीक है। और इस केस में एक एन्युटी सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है। इसको भाई, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, काफी इंपोर्टेंट है। एन्युटी सस्पेंस अकाउंट कब ओपन किया जाता है? ठीक है। इन विच द टोटल अमाउंट पेएबल इज क्रेडिटेड by closing the capital account. This amount is also credited with the interest at specific rate. अगला क्वेश्चन है हमारा, how will you calculate amount payable to the legal representatives on the death of a partner? Explain. मतलब आप किसी पार्टनर की डेथ होने पर उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो अमाउंट जो देना है उसकी कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे?
द लीगल एग्जीक्यूटर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी बोल सकते हैं, लीगल एग्जीक्यूटर्स भी बोल सकते हैं, एक ही बात होती है। द लीगल एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डिसीड्स पार्टनर, डिसीड्स पार्टनर मतलब जिस पार्टनर्स की डेथ हुई है उसका एग्जीक्यूटर्स, इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट्स फ्रॉम द फर्म। अब जिस पार्टनर की डेथ हो गई है तो अ, उसका जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल ऑफ द डिसीड्स पार्टनर, अब उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो देखना होता है कौन सा बैलेंस है उसका, क्रेडिट बैलेंस है तो कितना बैलेंस है, वो अमाउंट उसको दिया जाता है। गुडविल में हिस्सा उसको दिया जाता है, क्योंकि जब पार्टनर आता है तो गुडविल लेके आता है, जाएगा तो गुडविल भी लेके जाएगा भाई। ए प्रोवाइडेड इन द डीड देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यदि पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है तो कैपिटल पर इंटरेस्ट को भी कंसिडर किया जाता है। कब तक का, जिस दिन तक का वो फर्म में रहा है, सर्वाइव किया है उसने, फॉर द पीरियड ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेथ ऑफ अ पार्ट, डेट ऑफ डेथ। ठीक है, तो जो लास्ट बैलेंस शीट बनी होगी उस बैलेंस शीट में कितना उसको अमाउंट देना बन रहा है कैपिटल पर इंटरेस्ट का। देयर इन द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, देखो जब पार्टनर आता है तो एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यू होती है, और आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया जाता है, और जाता है तब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया जाता है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यू की जाती है। और रिवैल्यू होती है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो प्रॉफिट या लॉस, और यदि प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट में उसका हिस्सा, देयर इन द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट, और यदि करंट अकाउंट मेंटेन किया है तो उसमें क्रेडिट बैलेंस कितना शो कर रहा है वो भी कंसिडर किया जाता है। देयर इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट होता है जो अभी तक बांटा नहीं गया है और फर्म अपने पास रखी है, और जब पार्टनर्स की डेथ होती है तो वो जो प्रॉफिट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो बांटा नहीं गया है उसमें भी उसका हिस्सा बनता है। देयर इन रिजर्व, अब यदि फर्म ने जनरल रिजर्व मेंटेन किया है तो रिजर्व में भी उसका हिस्सा बनता है भाई। इफ प्रोवाइडेड इन द डीड द सैलरी, यदि पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है, ऐसा पार्टनरशिप डीड में यदि लिखा है कि पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी तो सैलरी भी दी जाती है, कमीशन का लिखा है तो कमीशन भी दिया जाएगा, बोनस के बारे में लिखा है तो बोनस भी दिया जाएगा। कब तक का, जिस दिन तक का वो फर्म में रहा है। और 9 है हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ लास्ट बैलेंस शीट डेट ऑफ डेथ। तो प्रॉफिट में हिस्सा, तो जो लास्ट बैलेंस शीट बनी है, लास्ट बैलेंस शीट की जो डेट है वहां से लेकर जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस दिन तक का प्रॉफिट में हिस्सा। ठीक है स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 10, यदि जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है फर्म ने तो उसमें भी उसका हिस्सा बनता है। ठीक है, उसके बाद है द कैपिटल अकाउंट ऑफ डिसीड्स पार्टनर्स क्रेडिटेड विद द अबव मेंशन अमाउंट, देयर आर अमाउंट्स which are the deceased partner is supposed to pay. The capital account is debited with these amounts. The balance left thereafter is transferred to the legal executors, the deceased partners. अच्छा, अब ये तो बात हुई उसके कैपिटल अकाउंट में क्या क्या अमाउंट क्रेडिट होता है, लेकिन कुछ अमाउंट डेबिट भी होता है, कुछ अमाउंट उसके काटना भी होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ देना ही देना बन रहा है पार्टनर से, पार्टनर से कुछ लेना भी बन रहा है। जैसे यदि पार्टनर ने यदि ड्राइंग्स किया है तो वो जितना भी ड्राइंग्स किया है वो उससे लिया जाता है, ड्राइंग्स टिल द डेट ऑफ डेथ। डेबिट बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट, यदि करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो फिर उससे पैसे हम लेते हैं, मतलब पार्टनरशिप फर्म लेती है। और ड्राइंग किया है तो उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी फर्म। और रीवैल्यू करने पर यदि लॉस हुआ है तो उस लॉस में भी उसका हिस्सा होगा, मतलब हम ये कह सकते हैं उसके पैसे काटे जाएंगे। और फिफ्थ है लॉस शेयर टिल द डेट ऑफ डेथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू रिटायर्ड पार्टनर। अब ये रिटायर्ड पार्टनर का, जनरली जो रिटायर्ड पार्टनर का है या डिसीड्स पार्टनर का जो अमाउंट कैलकुलेट करने का है तो ये लगभग लगभग सेम होता है। आप परीक्षा अध्ययन में देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही दिया है तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये अलग अलग से अलग अलग याद नहीं करना पड़ेगा। तो लगभग उसका इसका आंसर भी वैसे ही रहेगा, बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट एज पर द लास्ट बैलेंस शीट। लास्ट बैलेंस शीट में उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस हो रहा है तो पार्टनर्स को देना बनेगा, डेबिट बैलेंस हो रहा है तो लेना बनेगा। देयर इन द प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये देखिए आप देख रहे होंगे जो डिसीड्स पार्टनर का जो अमाउंट कैलकुलेट करने का जो मेथड है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं,
और रिटायर्ड पार्टनर का लगभग लगभग इक्वल है, एक जैसा है। शेयर ऑफ गुडविल जब आता है तो गुडविल आता है, जाएगा तो गुडविल लेके जाएगा। क्रेडिट बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट। शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कौन सा ऐसा प्रॉफिट जो अभी तक बांटा नहीं गया है, जो भी उसका हिस्सा होता है। शेयर इन जनरल रिजर्व, यदि जनरल रिजर्व फर्म ने मेंटेन किया है तो जनरल रिजर्व में भी उसका हिस्सा बनता है। शेयर इन द प्रॉफिट फॉर द पीरियड बिटवीन द लास्ट बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑफ रिटायरमेंट, मतलब जिस दिन उसने रिटायरमेंट लिया है उस दिन तक का प्रॉफिट में उसका हिस्सा होगा, वो भी उसको दिया जाएगा। अच्छा, इसका आप अपोजिट भी करते जाए तो ऐसा नहीं है प्रॉफिट, अब इसका अपोजिट कर दो कि लॉस, बस यहाँ आपको लॉस अकेला लिखना है, तो वो उससे काटा जाएगा। शेयर इन द लॉस फॉर द पीरियड बिटवीन द लास्ट बैलेंस शीट डेट ऑफ द डेट एंड द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ऐसा भी कर सकते हो। यदि पार्टनर को पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि उसको सैलरी देना है, कमीशन देना है, बोनस देना है, तो ये भी दिया जाएगा। कब तक? जिस दिन तक वो फर्म में रहा है, रिटायरमेंट उसने लिया है जिस डेट को, उस डेट तक का उसको सैलरी, कमीशन, बोनस दिया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। कितने इसमें पॉइंट करना है, इतने पॉइंट सफिशिएंट है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन मेथड ऑफ अमाउंट पेबल टू रिटायर्ड पार्टनर। अब जो रिटायर्ड पार्टनर है तो अमाउंट देने की मेथड क्या है? तो पहली है लम सम पेमेंट। लम सम पेमेंट का मतलब इकट्ठी पेमेंट दे देना, एक साथ सारा का सारा पैसा दे देना। द बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर कैन बी पेड इन लम सम प्रोवाइडेड द फर्म हैज सफिशिएंट कैश फॉर बैंक बैलेंस। यदि फर्म के पास पर्याप्त बैंक में पैसा है, पर्याप्त नगद उसके पास, फर्म के पास पैसे हैं, तो इकट्ठा पैसा रिटायर्ड पार्टनर को दे सकती है, जिसे हम लम सम पेमेंट बोलते हैं। ठीक है। सेकंड है एक्सेप्टेंस ऑफ बिल फॉर द पेमेंट ऑफ फॉर द अमाउंट पेबल। अब देखिए, रिमेनिंग पार्टनर कैन ऑल्सो एक्सेप्ट अ बिल ड्रॉन बाय द रिटायरिंग पार्टनर। बिल क्या होता है? बिल एक टाइप का, आपने शायद पहले पढ़ा हो, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो रिटायर्ड पार्टनर बोलते हैं कि भाई हम आपको एक लिखित में हम दे रहे हैं, आपको लिख के दे देंगे हम। क्या होता है जब फर्म के पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता है तो फर्म जो है रिमेनिंग पार्टनर है वो रिटायर्ड पार्टनर से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अभी तो पैसे नहीं है, हम आपको पैसे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जैसा भी उनका एग्रीमेंट हो जाता है। अब रिटायर्ड पार्टनर कहेगा कि भाई मुझे तो आप पे विश्वास नहीं है, आप लिख के दीजिए। तो रिमेनिंग पार्टनर क्या करते हैं? बिल साइन करके दे देते हैं। ठीक है। तो इसी को बोला जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। रिमेनिंग पार्टनर बिल को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ आपका अमाउंट, आपका जो अमाउंट है वो हम देंगे, द अमाउंट पेबल टू हिम और हर। थर्ड है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कब दिया जाता है? जब फर्म के पास सफिशिएंट फंड ना हो, तो फर्म जो, या हम कह सकते हैं रिमेनिंग पार्टनर जो है, वो ये बोलते हैं कि भाई एक काम कीजिए, आपकी ये जो पैसा है हम आपको किस्तों में देंगे, इंस्टॉलमेंट में पैसा देंगे, हम 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में आपका पैसा दे देंगे, और जो हम आपको किस्तों में जो पैसा देंगे उस पर हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे। तो ये होता है हमारा पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। और लास्ट हमारा पेमेंट बाय एन्युटी, ये पहले भी आया था, आपका मीनिंग में आया था। तो ये वो अमाउंट होता है पेबल टू देयर रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाता है। ठीक है। तो जब लमसम ना देना हो, इंस्टॉलमेंट में ना देना हो, तो एक मेथड ये भी होती है, एन्युटी इज द अमाउंट विच इज पेड टू रिटायरिंग पार्टनर फॉर हिज हर लाइवलीहुड फॉर सम लिमिटेड पीरियड। कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए उसकी आजीविका चलती रहे, तो उसके लिए कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए कुछ अमाउंट दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं पेमेंट बाय एन्युटी। ये हिंदी में भी है, हिंदी मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरिंग पार्टनर। मतलब जब पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप? अब गुडविल का जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखिए, गुडविल एंट्रीज इन द बुक्स शुड बी डन अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ऑफ ICAI। तो जो ICAI है उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, उसके अकॉर्डिंग गुडविल को केवल तभी रिकॉर्ड करना चाहिए जब उसके बदले में कुछ मनी दी गई हो, या मनी के जैसा कुछ दिया गया हो, पेमेंट की गई हो। इट मीन इट शुड बी shown in the books of the firm when purchased। मतलब जब गुडविल को परचेज किया गया हो तभी गुडविल का रिकॉर्ड करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। गुडविल अकाउंट कैन नॉट बी ओपन इन द बुक्स ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब गुडविल अकाउंट ओपन हम कब नहीं करेंगे? जब पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, उस टाइम गुडविल अकाउंट ओपन नहीं किया जाता है। लाइक एडमिशन,
रिटायरमेंट एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, हेंस ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज हर गुडविल शेयर इज वैल्यूड। अब जब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स रिटायरमेंट लेता है तो गुडविल की वैल्यू की जाती है, और आपको पता है गुडविल की वैल्यू की कितनी मेथड होती हैं गुडविल की वैल्यूएशन की। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, ऑफ द बेसिस ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, अब इन अकाउंट बुक्स कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज क्रेडिटेड, और रिटायरिंग पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसको क्रेडिट किया जाता है विद द गुडविल शेयर, गुडविल में जितना भी उसका हिस्सा होगा। एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ गेनिंग पार्टनर्स आर डेबिटेड, वो गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है। ठीक है, और जनरल एंट्री देखिए क्या होगी। जनरल एंट्री होगी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है या रिमेनिंग पार्टनर है उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है, और रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये केवल ये क्वेश्चन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का है, ये डिसीज्ड पार्टनर का भी आंसर यही रहेगा भाई। ठीक है, और जनरल एंट्री ये पास होगी। आशा करता हूं आज वाली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।